मानस में करा देता हूं। शांतनु गुप्ता जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत शांतनु जी आपका। दीपक चौरसिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी बहुत स्वागत आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर, आज ये मेरी साथी की भूमिका में नहीं है, आज ये हॉट सीट पर है। आज की खबर यहां से निकलेगी। तो देवेंद्र जी आज आपकी मतलब छुपाना कुछ नहीं है, वो जो मैं यहाँ हम ओत दिलाते हैं पहले ही आप मुझे डरा रहे हो। कभी मैंने मैंने वो कभी कसम नहीं दी, देखिए। हाँ, लेकिन आज आपको थोड़ा सा खुल के बात करनी पड़ेगी। तो ये देखिए जो हमने नाम दिया है योगी शाह। वाह वाह, क्या बात। अमित शाह और हर युग में दो बड़े नेताओं के बीच की टसल, उनकी राइवलरी को लेकर के या महत्वाकांक्षाएं और क्लैश कर रही हैं, ये हर युग में हुआ। क्यों दीपक जी? कभी मतलब कहीं से भी शुरू कर लीजिए। इतना चलता था अटल वर्सेस आडवाणी, अटल आडवाणी, नेहरू जी और पटेल जी से वहां से शुरू कीजिए। तो चला ही आ रहा है, किसी न किसी काल के अंदर दो मजबूत नेता होते हैं। अब चूंकि बीजेपी के अंदर पहले नंबर से लेकर 10 नंबर तक लीडरशिप पर तो मोदी जी पर कोई सवाल ही नहीं है, एक पर भी वही है, 10 में तक वही है। वहां से फिर गिनती होती है औरों की शुरू। तो वहां कौन 11वें पर, 12वें पर, 13वें पर है, इस पर हम लोग मजे ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो जो वजह नहीं बनी वो ये बनी कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 3 टर्म मोदी जी की सरकार बनी, अभी 3 टर्म और बनेगी बीजेपी की सरकार। तो सामने से अखिलेश यादव जी ने पूछ लिया, अरे योगी जी पे भी तो बोलिए, क्योंकि अभी असली अब पहला इलेक्शन तो उन्हीं का आ रहा है यूपी में। तो उन्होंने कहा बोल देता हूं, वो भी रिपीट होंगे। अच्छा, उनका ये कहना कि वो भी रिपीट होंगे, और दोनों तरफ के लोग लग गए सोशल मीडिया पर कि अमित शाह जी ने एंडोर्स कर दिया, नाम ले दिया कि योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और जितनी अफवाहें थी कि इन दोनों नेताओं की नहीं बनती है, या कुछ दिल्ली लखनऊ के बीच में गैप है, या कोई राइवलरी चल रही है, वो सब एक नजर में ध्वस्त हो गया। तो आज जरा से हम इसकी यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये बड़ा ऑब्वियस था, अखिलेश यादव अगर कहीं से कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे अमित जी को, तो क्या कहते? ये कहते कि हाँ बनेगी, यूपी में हमारी सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन डक भी कर सकते थे। कुछ क्या कहते हैं भैया आप सुनिए, अब वक्त पे सुनिए, लेकिन उन्होंने बोला खास, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला, ही चोज टू स्पीक, समझ रहे हैं ना, rather than ducking the question। जिसकी जैसी श्रद्धा है उस बयान को उसने वैसे लिया सौरभ, जिसकी जैसी भी श्रद्धा हो। लेकिन अगर पॉलिटिशियन के हिसाब से देखें तो स्वाभाविक तौर पे इस चुटकी का जवाब, और अगर आप अमित शाह को जानते हैं तो यही स्वाभाविक सा जवाब हो सकता था। इसके अलावा जैसे अमित शाह ऐसी चीजों पे पार्टी के मसले को लेके पार्टी को कहीं आप एम्बेरस करें, पार्टी को कोई अपोजिशन का नेता कॉर्नर कर दे और वो अमित शाह होने दें पब्लिकली, सवाल ही नहीं पैदा होता। वहां पे वो एकदम से अलग स्टैंड, पार्टी के भीतर हो सकता है कि उनका ओपिनियन कुछ भी हो, लेकिन जब बाहर वो जब जाते हैं तो वहां पे पार्टी की लाइन। और आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि अपने करीबी लोगों को भी ये कहते हैं कि चाहे तुम मेरे जितने भी करीबी हो तब तक हो जब तक तुम पार्टी की लाइन टो कर रहे हो, पार्टी के हित में बात कर रहे हो। जिस दिन पार्टी के खिलाफ तुम करोगे फिर ये सारे रिश्ते, ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा मेरे लिए। और अगर मैं भी कोई ऐसा काम करूं जो लगे कि ये पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो तुम्हें उतना ही हक है उसी तरीके से बात टोकने का। और ये बात वो हर लेवल पे कहते हैं, मतलब छोटे लेवल पे जिनको नहीं भी कहना चाहिए उनको भी इस बात को बोल देते हैं। तो ट्रू पार्टी माइंड जिसे कहते हैं ना, और ये बीजेपी के भीतर सभी इस बात को जानते हैं। लेकिन ये तो देखिए मतलब ह्यूमन साइकी है ना, कि मतलब मान लें कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, ठीक है, मतलब जिसको मैं मानता हूं कि मेरा कॉम्पिटिटर है, ऐसे कह लीजिए, नॉट राइवल, कॉम्पिटिटर है। तो कोई आएगा ना मेरे, जो किसी को मस्का मुझे मारना होगा तो मेरे कान में आके 2 बातें बोलेगा उसके बारे में, और उम्मीद करेगा कि मैं उसको लाइक करूंगा। तो ये तो होता होगा ना। यही मैं कह रहा हूं कि ये निश्चित तौर पर होता होगा। लेकिन अगर आप पब्लिकली ऐसा काम कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएंगे, पार्टी को चोट पहुंचाएंगे, जो भी ये करे। जैसे मान लीजिए कि जैसे इन्होंने कहा कि वो सवाल को डक कर सकते थे, अगर वो इस चुटकी पे छोड़ देते अगर, तो क्या होता? तब भी खबर बनती, और बुरी खबर बनती और पार्टी के खिलाफ नुकसानदायक होती। उसमें पार्टी डैमेज होता, उसमें कोई मुख्यमंत्री डैमेज नहीं होता, कोई व्यक्ति विशेष डैमेज नहीं होता, बल्कि ये होता कि यूपी में देखिए ये मुख्यमंत्री अभी हैं जो मौजूदा सीट पे, इनको नहीं बनाया जा रहा है, तो सोचिए माहौल कितना खराब होता। क्या अमित शाह ये अफोर्ड कर सकते थे? अमित शाह को अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल वो नहीं। जो लोग योगी जी को तीसरी बार चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, तो उन्होंने अमित शाह जी के शब्द पकड़े। अब देखिए कैसे, वैसे तो बड़ा नेता एक एक शब्द नाप तोल के बोलता है, और अमित शाह जी के केस में वो और ज्यादा सच्चाई है, एक एक वर्ड नापा तुला होता है उनका। जितने इंटरवेंशन है यहाँ पे भी हम भी बात करेंगे। जब बात हुई कि 3 टर्म मोदी जी की सरकार है, तो आगे उन्होंने कहा अभी 3 टर्म मोदी जी की सरकार बन गई, 3 टर्म आगे बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि अगले 3 टर्म मोदी जी चीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे आयु की वजह से, कौन जानता है। जब योगी जी की बात आई तो उन्होंने कहा वो रिपीट होंगे, तो लोगों ने पकड़ा वो रिपीट होंगे कि योगी रहेंगे चीफ मिनिस्टर। वहां से वो बात पकड़ रहे हैं वो कि अब
अमित शाह और योगी आदित्यनाथ टीम हो गए हैं। सवाल क्या था इसके ऊपर भी डिपेंड करता। सवाल ये था, कुछ योगी जी पे भी तो बोल दीजिए। अखिलेश ने उस संदर्भ में बोला था। अब इसका जवाब अगर वो कहते कि नहीं वहां बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा तो और बड़ी खबर बनती। तो आप इस संदर्भ में भी उसको देखिए कि सवाल क्या पूछा गया था। और अमित शाह जी बहुत हाजिर जवाब है, जैसा देवेंद्र ने कहा, बहुत हाजिर जवाब है और विटी बात करके जाते हैं। तो उनको पता था अखिलेश को जवाब कैसे देना है। जैसे इससे पहले अखिलेश खड़े होकर बोले थे ना, आप तो अध्यक्ष नहीं चुन पाते, झगड़ा कर रहे हैं, तो कैसे जवाब दिया था उन्होंने, आप 25 साल तक अध्यक्ष रहे लेकिन हम 12-13 करोड़ में सुनते हैं एक परिवार का अध्यक्ष नहीं बनता। तो और कल सुधांशु त्रिवेदी की बात पे जब दिग्विजय सिंह का जिक्र कर दिया था सुधांशु त्रिवेदी ने, जब वो जाकिर नाइक की बात कर रहे थे और बाकी लोगों की बात कर रहे थे, कैसे आतंकवाद को एक तरह से शह देते हैं कुछ मुस्लिम इकोसिस्टम, उसकी जब बात कर रहे थे तभी उन्होंने बड़ी हाजिर जवाबी से दिग्विजय सिंह का उत्तर दिया था कि दिग्विजय सिंह खड़े होकर बोल दे कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस 26/11 के पीछे है। दिग्विजय सिंह वो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो करते तो उनका पूरा का पूरा नैरेटिव बस्ट हो जाता। तो अमित शाह हाजिर जवाब है। जो सवाल था उसका जितनी हाजिर जवाबी से जवाब देना चाहिए था वो जवाब अमित शाह ने यहां पर दिया है। और सवाल भी उनसे पूछा गया था योगी जी की बात तो कर लीजिए, तो उन्होंने कहा वो भी रिपीट होंगे। मेरे ख्याल से इसमें किसी भी तरह का टकराव देखना है, इसमें किसी भी तरह से नई खबर ढूंढना, दोनों में। शांतनु जी को बहुत पसंद आया जवाब। नहीं, और सौरभ एक चीज और है को पसंद आया कि क्या कभी ऐसा था कि उन्होंने कहा हो कि वो नहीं बनेंगे? एग्जैक्टली। क्या ऐसी किस रूप में? दूसरी चीज अच्छा, हम लोग आप बिना देखिए इसको आप नहीं सौरभ, थोड़ा सा इसको और समझिए। जैसे एक चीज और, आप जहां लेके जा रहे हैं वहां पे आप जाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और आपको दे दूं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसने बनाया? सबसे इंपॉर्टेंट अमित शाह ने। चलिए आप ये कह सकते हैं कि उस समय बना दिया हो, बाद में हो सकता है रिग्रेट हो रहा हो, गलती हो रही हो। अगर ऐसा होता तो हटाने में क्या समस्या थी? तीसरी चीज, हटाने में समस्या नहीं है। क्या समस्या हो सकती है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौर के ताकतवर बीजेपी में अगर पार्टी को ऐसा लगे कि कोई, क्या मुख्यमंत्री बदले नहीं जाते हैं? क्या बदले नहीं गए? तीसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में उपयोगिता, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बाहर गुजरात जैसे राज्य में भी उनको उसी रूप में कैंपेन कराया जा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह की मर्जी के बिना नहीं कराते ना भाई? त्रिपुरा में आपको कराते हैं, बंगाल में कराते हैं, इसका मतलब ही है ना कि उनका तो मजबूरी हमारी यूपी में हो, बाहर नहीं हो। हाँ, एसेट्स आपको समझा जा रहा है। गुजरात में कराने की क्या जरूरत है? गुजरात में इतने सारे कार्यक्रम कराने की क्या जरूरत थी? तो ये बाहर जो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी अमित शाह, एंटी योगी आदित्यनाथ जो लोग हैं ना, वो ऐसी चीजों को तिल का ताड़ बनाते हैं, हवा बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि डिफेंस ऑफ ओपिनियन होता होगा। बहुत सारे मसले पे गृहमंत्री अमित शाह को ऐसा लगता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये ठीक नहीं कर रही है, उसको टोका जाता होगा, ये सारी चीजें होती होंगी। लेकिन उसको इस रूप में प्रचारित किया जाना कि कोई बहुत ज्यादा राइवलरी है, कोई बहुत दुश्मनी है, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के आंतरिक ढांचे को देखें और जो इतने सारे प्रमाण हैं उसके आधार पर इस बात में कोई बहुत दम नजर आएगा। क्योंकि अगर ऐसा, महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ को आप भेज रहे हो प्रचार करने, हरियाणा में प्रचार करा रहे हो, दिल्ली में प्रचार करा रहे हो, क्या जरूरत है कराने की? और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैंने गुजरात का ही दिया। गुजरात में किसी को जरूरत है? वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और अमित शाह का कौशल काफी था। कई सारे कार्यक्रम कराया गया, रोड शो कराए जाते हैं, रैलियां कराई जाती हैं। तो ये सिर्फ हवा देने वाली बात ज्यादा हो जाती है। हाँ, ये जरूर है, जैसे एक बार मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व और संगठन में तालमेल नहीं, ये सारी समस्याएं आते रहती हैं। और वो समस्या जब लखनऊ से उठेगी तो दिल्ली आएगी, दिल्ली आएगी तो पीएम मोदी के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर चीज पे इतना ध्यान दें। तो गृहमंत्री अमित शाह उस पर, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब, या गृहमंत्री के तौर पे हैं क्योंकि दखल उनका बहुत ज्यादा रहता है बीजेपी के सांगठनिक मामलों में भी, क्योंकि वही परफॉर्मर हैं। तो ये सारे मसले उनके पास जाएंगे ही जाएंगे। वहां पे वो कई सारे चीजों को लेकर नाराजगी। इस सब के बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ एसेट हैं और दुनिया मानती है कि वो पार्टी के लिए बहुत बड़े एसेट हैं, तो पार्टी भी मानती भी है और इस्तेमाल भी करती है। वहां कोई अपनी पर्सनल वो आड़े क्यों कराया जाता कैंपेन? उनसे छोड़ दिया जाता है ना, भाई तुम वही पड़े रहो। ठीक है। और अगर सौरभ किसी भी राज्य के, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को बदलना हो तो बीजेपी के ढांचे में उससे आसान काम है ही नहीं। क्योंकि बीजेपी के ढांचे में ऐसा होता है कि जो लोग आपके साथ भी रह रहे होते हैं, जैसे उनको यह समझ में आ जाए कि पार्टी के टॉप लीडर का यह फैसला है, तो फिर वो विरोध करने वाली स्थिति नहीं होती। और कई सारे उदाहरण पहले हो भी चुके हैं।
तो अगर ऐसा यार, नहीं ये हो तो रहा है- योगी आदित्यनाथ ने भी अभी बोला था खैर एक इंटरव्यू में कि मैं अगर सवाल यही था कि आपकी सेंट्रल लीडरशिप से दिल्ली से अनबन कैसी रहती है, ऐसा बनती कुछ है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उन्हें पसंद नहीं होता तो मैं होता क्यों, मैं यहाँ होता ही क्यों। और मैं तो मत चला जाऊंगा, उन्होंने कहा अगर ऐसा कभी भी होता तो। देखिए देवेंद्र की बात से कहूंगा मैं, अगर 2014 से देखें जब अमित शाह जी को प्रभारी बनाएगा उत्तर प्रदेश का, और कई प्रकरण आते हैं, लोग बताते हैं कि वो खाना खाने साथ में बैठे तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ खाना वेस्ट नहीं होता है। तो ध्यान से लीजिएगा, अमित शाह जी को बात बहुत अच्छी लगी किस तरह से वो मठ चलाते हैं। एक बार कुछ लोगों ने घेर लिया अमित शाह जी को, योगी जाति नहीं थे वहां पे, उन्होंने फोन करा, कई लोग वहां पे पहुंच गए, उनका या व्यक्ति का उनको तो पता है फील्ड में इकबाल किसका है, और सबको पता है 17 में मुख्यमंत्री बनाने वाला व्यक्ति कौन है, किसका डिसीजन था। फिर बाद में वो पूरे ग्रुप को मनवाया गया। तो वो तो हर समय से, और उन्होंने बहुत बार स्टेटमेंट दिए, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं अमित शाह जी ने। देखिए जैसा उन्होंने कहा कि दो बड़े लीडर्स में वर्किंग रिलेशनशिप में हो सकता है कि तुम्हारा ये डिसीजन मेरा ये डिसीजन, उसका मतलब नहीं है कि वो जिस दिन चाहे किसी को कोई मुख्यमंत्री हटा ही सकता है। तो ये दोनों की फोटो देखिए, लग कितनी सुंदर है ये साथ। 17 में मुख्यमंत्री बनाने से पहले सौरभ आप देखें कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सांसद थे, बिल्कुल, और वहां पर पार्टी ने उनको एक हेलीकॉप्टर दिया था कैंपेन कराने के लिए, बहुत एक्सटेंसिवली कैंपेन कराया जा रहा था। ठीक, तो ये ऊपर से ही फैसला था। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि संघ की पसंद थे, अरे संघ से तो योगी आदित्यनाथ का 36 का रिश्ता रहा है। गोरखपुर में एकदम से लड़ाई ही रहती थी, उनका पैरेलल सिस्टम खड़ा रहता था, पार्टी के सिस्टम वो कहीं थे नहीं। तो ये अच्छा, पार्टी के स्वाभाविक तौर पर अगर देखें तो पार्टी के जितने भी उस समय के बड़े नेता थे और पार्टी का जो ढांचा था, उनके लिए स्वाभाविक तौर पर पसंद मुख्यमंत्री के तौर पे मनोज सिन्हा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद पसंद करते थे, उनकी ईमानदारी, उनकी कार्यकुशलता, उनकी कार्यक्षमता, इन सारी चीज़ों के आधार पे। बावजूद अगर योगी आदित्यनाथ के बारे में फैसला हुआ, क्योंकि अमित शाह को ये लगा कि हाँ पॉलिटिकली अगर इनको लेके जाए तो ये किसी कास्ट नैरेटिव में नहीं बनते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह की चीज़ों में योगी हैं, संत हैं, मेहनती बहुत हैं, तो अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अगर इस तरह से लेके फैसला कर रहा हो, और अमित शाह को अगर आप जानते हैं सौरभ, तो उनके साथ जो लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे वो गलत होते हैं वो फटकार लगाते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन वो व्यक्ति उनके साथ नहीं दिखेगा। मैंने तो कई सारे ऐसे केसेस में भी देखे हैं कि जबरदस्त तरीके से डांटे और 10 मिनट बाद उसी नेता के साथ। लेकिन सर ये सब के बाद भी जो ऐसे मान ले, हम जैसा हमने कहा कि भाई 1 से 10 तक तो मोदी जी हैं, लेकिन 11वें 12वें नंबर की लड़ाई तो है ना। देखिए स्वाभाविक तौर पर ये लड़ाई रहती है, और स्वाभाविक तौर पर ये और लड़ाई, इन्हीं दोनों के बीच है, और ये लड़ाई अच्छी है। और मेरे ख्याल से Politics तो स्वाभाविक है, बिल्कुल। ये एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा है, और ये बयान लड़ाई होनी भी चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी जैसे विशाल स्वरूप की है, उसमें एक रेनबो ऑफ लीडरशिप होना ही चाहिए। बिना रेनबो ऑफ लीडरशिप से आप इतनी बड़ी पार्टी को ना चला सकते हैं, ना सस्टेन कर सकते हैं, ना जितवा सकते हैं। आपको देखा होगा बाकी पार्टियां किस तरह के संघर्ष और चुनौतियों से जूझती हैं, और आपको पता है सीपीआई लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दें और बीजेपी को छोड़ दें तो बाकी के यहाँ पर जो अध्यक्ष पद का निर्धारण होता है वो परिवार के आधार पर होता है। तो नेचर भी यहाँ पर नंबर 1 के बाद दूसरे का पता ही नहीं होता, दूसरे का पता ही नहीं होता। तो सीलिंग लगी है कि भाई अखिलेश यादव भी होंगे, स्टालिन नहीं होंगे, परिवार से कोई होता लड़ाई नहीं है उसमें। लेफ्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी का परिवार से होता है। लेकिन चूंकि बात 2014 की करिए, 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत, प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच कहा था, लेकिन अमित शाह इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि वहां पर जो मजहबी दादागिरी चली है, सबसे बड़ा पॉइंट 2012 से 2017 तक, दूसरा वहां पर जो तुष्टीकरण चला है, और तीसरा वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेकार है। इन 3 पॉइंट पर उनको लगा था, इन्हीं 3 पॉइंट पर। और चौथा था सोशल इंजीनियरिंग, कास्ट के इक्वेशंस को कैसे मैनेज करना है। उसमें अमित शाह भी एक्सपर्ट थे, उसमें सुनील बंसल भी एक्सपर्ट थे, और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि कल्याण सिंह से उन्होंने ब्रीफिंग ली थी। राजनाथ सिंह से ली ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कल्याण सिंह के साथ वो घंटों बैठते थे और ये बताते थे कि आप मुझे सामाजिक समीकरण को समझाएं। तो अमित शाह को बहुत अच्छी तरह पता था कि 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का क्या इस्तेमाल है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को कभी एक हेलीकॉप्टर इस तरीके से नहीं मिला कि आप जाइए जहां जितनी सभाएं करनी हो करिए। तो मेरे ख्याल से एट द बैक ऑफ माइंड ये जो शांतनु जी ने बात आई, कहीं इस बात का कोई प्रमाण है कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना ये पहले से सोचा हुआ नहीं था, लेकिन कारगर कदम या कारगर साबित योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं कास्ट इक्वेशन के हिसाब से, उनका जो पहनावा है उसके हिसाब से, हिंदुत्व की राजनीति के हिसाब से। और हिंदुत्व की राजनीति का एक प्रयोग राम मंदिर के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी कर चुकी थी, तो उसी प्रयोग को आगे बढ़ाते। और दूसरा दबंगाई, नेताओं में क्या चलती, किसका इकबाल है। योगी का इकबाल सार्वजनिक तौर पर उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लुटी पुटी थी समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान, उस वक्त भी दिखाई देता बोल रहे थे आप।
उसमें बहुत पहले से तय था, ऐसा बिल्कुल नहीं था सौरभ, लेकिन ये जरूर था कि अंतिम 5-7 दिनों में ये चीज हो गया था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर के तौर पे विदेश बाहर जाने वाले थे और उनको रोक दिया गया था। तो वो एक सिम्टम उस समय ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये वजह यही रही और होगी। उनको साइट करने वाले अमित शाह ही थे, और योगी नाम जी को इस propose पद करने के लिए वाले। साइट करने वाले 100%, क्योंकि जो मेरी जानकारी है सौरभ, उसके हिसाब से सोर्सेज का काफी इस बात को मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पे ये रिजर्वेशन था कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, जिस तरह की बातें वो करते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का मॉडल चला रहे हैं, तो इसमें कोई टकराहट ना हो जाए। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने रिजर्वेशन बताया, फिर उनको बताया गया पीएम को कि भाई अगर पार्टी ये फैसला करेगी, पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी, तो जो आपकी लाइन होगी, पार्टी की लाइन होगी, उसी लाइन पर वो चलेंगे। और जब वो दिल्ली आए थे, एक चार्टर प्लेन भेजा गया था गोरखपुर उनके नाम के ऐलान से पहले, एक दिन पहले, और जब वो दिल्ली आए थे तो बाकायदा इस बात को उन्होंने कहा था। ओके, लेकिन जो एक्चुअली ये सब बातें तब ज्यादा तूल पकड़ी हैं जब जो उनके यूपी में योगी जी के जो प्रतिद्वंदी हैं, या कह लीजिए उनके जो वहां कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको जब दिल्ली में काफी समय मिलने लगा सुनवाई में। जी। कोई भी कभी कोई खुल के तो बताता नहीं है हम कि हम ये शिकायत करने के लिए आए हैं, लेकिन आ रहे थे ना सब लोग, उनके दोनों डिप्टी आ रहे थे। देखिए सौरभ, 2002 के बाद लंबे अरसे बाद 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके मुख्यमंत्री पद के लिए स्टेक तो होगा ही होगा, तो उसमें कोई छोटी बात नहीं है। और आपने 2 डिप्टी भी बना दी, तय करके आए थे आज क्या? आप उसके 2 डिप्टी भी आए थे, तो उसमें मैं कहा द्वंद्व होना, जैसे दीपक जी ना, द्वंद्व होना अच्छा है ना। देखिए द्वंद्व होना इसलिए अच्छा है कि द्वंद्व होने से एक मेरिटोक्रेसी का एक मेरिट वाला व्यक्ति निकलता है। अखिलेश यादव की पार्टी में कोई द्वंद्व ही नहीं। अखिलेश कल बोल भी दिया ना अमित शाह ने, तुम ही रहोगे 25 साल। मैं आज हम लोग बता सकते हैं किस पार्टी का कौन होगा, लेफ्ट और भाजपा को छोड़ के। तो मेरे ख्याल से द्वंद्व को नेगेटिविटी देखना कि अंतरकलह नहीं है, अंतरकलह वही ऊपर ऊपर हम साफ रहे हैं, अंदर अंदर हम एक। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और जो दिल्ली का गैंग था, उसमें 2013-14 में नहीं लड़ाई थी क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस गैंग को भेदा और उसमें घुस गए, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने और जितने सफल प्राइम मिनिस्टर है। तो ये अंतर्द्वंद होना अच्छी बात है, इससे द बेस्ट में इमर्ज। तो लेकिन जो डिप्टी सीएम वाली लड़ाई सामने दिखी, जिसकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हुई, मतलब सामने इन द सेंस, उससे पहले ये शुरू हो गया था जो बीजेपी के संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल, उनके साथ था। उसके पीछे वजह सौरभ ये थी कि भाई उस चुनाव में योगी आदित्यनाथ, जैसे कि पहले भी हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक कैंपेन करने के तौर पे थे, आप कहीं नहीं थे पूरे सिस्टम में। सुनील बंसल अमित शाह के निर्देश पे पार्टी को चला रहे थे, सारी चीजों कर रहे थे, फिर रिजल्ट मिला। तो ऐसे में सुनील बंसल स्वाभाविक तौर पर उनकी ये कोशिश रहेगी कि भाई उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका से हो। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए, तो वो उनका ये रहेगा भाई गवर्नेंस तो मैं चलाऊंगा, जो अधिकारी कहेंगे उसके हिसाब से। तो वो एक टकराहट होती है संगठन वर्सेस सुनील सरकार। बंसल को कोई और प्रभार दे दिया गया। वो शिकायत तो वहीं पे आनी शुरू हो गई थी, तो बीच में एक बार आया भी कि तुरंत उनको हटा दिया जाएगा, हालांकि तुरंत नहीं हटाया गया, लेकिन फिर बाद में वहां से किया क्योंकि वो टकराहट आ रही थी। तो और सुनील बंसल ऐसा भी नहीं था कि उनका अपना कोई एजेंडा था, संगठन की शिकायत उनके पास आती थी, तो वो चाहते थे कि सरकार में दखल दें। अब लेकिन होम मिनिस्टर को तो हर लेवल पर, हर प्रदेश के साथ बात करनी पड़ती है ना, और यूपी जैसा प्रदेश हो तो मतलब दोनों की एक वर्किंग रिलेशनशिप होना भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में क्या सुनते हैं, वो कैसी इक्वेशन है? और देखिए इक्वेशन को लेकर जैसे मैंने वही कहा कि प्रोफेशनल इक्वेशन, निश्चित तौर पे एकदम आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम पेज पे, बट कुछ चीजें जरूर ऐसी होती होंगी उत्तर प्रदेश में भी, जैसा कि बाकी दूसरे राज्यों में भी होता होगा, जिसको गृह मंत्री अमित शाह चाहते होंगे कि शायद इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, और उस तरह के निर्देश दिए जाते होंगे। जैसे जो बातचीत होती होगी, जो मिलने जब जाते हैं, तो वहां पे क्या होता होगा कि इस काम को ऐसे किया गया, नहीं इसमें ये दिक्कत हो सकती है, इसको ऐसे करना चाहिए। आज ही किसी ने दिन में कहा कि भाई डीजीपी की नियुक्ति मुद्दा बन गई यूपी के अंदर। ये एक ऐसी बात है जहां पर हाँ दोनों के पास कुछ इख्तियार है। तो ये जो जहां पर रियल क्लैश आप कह सकते हैं ओपिनियन का, ऐसे मौके भी होते हैं, खूब होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब, और होने भी चाहिए, क्योंकि तब वरना आपको क्या दिखाई देगा, बेस्ट चीज कैसे निकल कर आएगी। देखिए कई सारी चीजें होती हैं जब आप इस बड़े पद के ऊपर होते हैं ना। एक मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा राज्य, एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गृह मंत्री है। तो दोनों चीजें, जब दोनों चीजों को आप देखेंगे तो दोनों चीजों में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स तो आएंगे जो वहां पे दोनों की राय एक ना हो। और फिर इसके बाद ये तमाम इकोसिस्टम है। आपको याद होगा शाहीन बाग के बाद मुझे बहुत लंबे टाइम तक लोगों के मैं मजे लेता था जब शोज अपने करता था, तब कितना ये चला था। देखिए अब तो शाह जी ने मोदी जी को पीछे कर दिया, अब तो शाह ही साहब हैं, शाह ही आगे हैं। और अब देखिए मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। ये पूरा एक लेफ्ट लिबरल का इकोसिस्टम बोलता था, और वही इकोसिस्टम ने जो है लोकसभा चुनाव के बाद चिल्लाना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ,
मैं ये जरूर मानता हूं जो ये कह रहे हैं कि मत भिन्नता जरूर होती होगी और मत भिन्नता होनी भी चाहिए इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मामलों में। लेकिन क्या वो इस हालत तक है कि आप अपना घर फूंक कर तमाशा देखेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में इस मंशा या इस माइंडसेट का कोई आदमी है जो अपना ही घर फूंक के तमाशा देखे। देखिए सौरभ, उत्तर प्रदेश के साथ एक या तो विडंबना कहें या फिर अच्छी बात कहें कि सारा मीडिया नोएडा में है, तो डोर स्टेप रिपोर्टिंग भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पे होती है। और योगी आदित्यनाथ खबर भी जनरेट करते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के अराउंड कुछ भी हो तो उसके अराउंड, जैसे मैं बताता हूँ, जून 2021 में जब कोरोना अपने पीक पे था, जून 5 को योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं करा और पूरे दिन मैं 6 डिबेट में बैठा, प्रधानमंत्री उनमें तलक है, आपस में ट्वीट नहीं करा। फिर बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से आया भी भाई एनआई के माध्यम से, भाई क्योंकि कोरोना में इतना माहौल अच्छा नहीं है, हम किसी को कॉल नहीं कर रहे हैं, किसी को ट्वीट नहीं कर रहे हैं, कॉल करके उन्होंने बधाई दी। लेकिन पूरे दिन चला, मतलब देखिए ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है क्या, मैं ट्वीट नहीं करूंगा, तुम्हें अनफॉलो कर दूंगा। अभी ऐसे चल रहा है, अभी लेटेस्ट में उसको देख लें कि 2 मुलाकात जो योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, उसमें आपको लखनऊ में बहुत सारे ऐसे गॉसिप मिल जाएंगा। वो फोन करके पूछता है लोग कि क्या बात है, फोटो क्यों नहीं जारी हुआ पीएम के दफ्तर, फोटो नहीं जारी हुआ, फोटो क्यों नहीं जारी अरे हुआ? एक बात देखें, जैसे ये लो, जैसे हर महीने आपको गवर्नर से मिलना होता है, ऐसी प्रक्रिया होती है। अब ये बिल्कुल सुचारू रूप से मिलते हैं योगी जी, जब भी जरूर जाते हैं इस्तीफा देने जा रहे हैं। 2 यूट्यूबर चलाते हैं और वायरल होता है। अरे जहां अभी आपने एक दबंगई शब्द ये जो इस्तेमाल किया सारा एक चीज और, जैसे गवर्नर की जो बात है, आप सोचिए कि आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो काम कर चुके हैं गुजरात में मंत्री के तौर पे, बेहद भरोसेमंद। उत्तर प्रदेश में वो हैं, वहां से कुछ ना कुछ राजनीतिक फीडबैक तो देती होंगी। वो राजनीतिक फीडबैक जरूरी नहीं है कि अच्छा ही होता होगा, ऐसा भी तो होता होगा ना कि ये ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन दबंगई में इन दोनों का कोई जवाब नहीं। अब आज इतनी चर्चा थी कि क्या हो जाएगा वक्फ बिल पास होने के बाद, और आज तो फ्राइडे है, जुम्मे की नमाज होगी, उसके बाद बाहर निकल कर कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। पूरे यूपी से एक खबर नहीं। और हाँ हुआ एक हैदराबाद में कुछ प्रोटेस्ट जैसा कुछ हुआ है मेरे ख्याल से, और बंगाल में हुआ है प्रोटेस्ट हुआ है। लेकिन जो कन्वर्जन होता था इन प्रोटेस्ट का पत्थरबाजी में, वो पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिला। दिल्ली में और यूपी में तो बिल्कुल क्लियर था। वैसे वो एक पुरानी बात है, मेरे ख्याल से बाबा तुलसीदास ही कह के गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास, भय भिन्न न होत न प्रीत। तो भय के बिना प्रीत नहीं होती। आपने देखा होगा CAA के टाइम पर क्या हुआ था, यही तमाम इकोसिस्टम जुम्मे की नमाज के बाद निकला था और शहर शहर पत्थर चले थे, सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक और बाकी इलाकों में। और फिर उसके बाद पोस्टर भी लगे थे, फिर वसूली वाली बात भी हुई, मामला कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो सब चीज़ें याद हैं। तो साफ दिखता है भय बिन प्रीत नहीं होती है। ये आज का जो पूरा इसका और जिस तरह से फ्लैग मार्च कराया गया है, ये उसी का असर था। जिस तरह से फ्लैग मार्च हुआ, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जिस तरह से पुलिस ने सतर्कता बरती, छतों के अंदर जो है उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खड़ा कर दिया। ये तो चली बात। ये कल 2 पार्टियां जिन्होंने लोकसभा में अगेंस्ट वोट किया था, बीजेडी और YSR, कल इन्होंने राज्यसभा में वोटिंग के दौरान व्हिप नहीं जारी करी और कहा कि अपने विवेक पर, अंतरात्मा पर वोट दे। ये कौन से भय की प्रीत थी? इसमें रीच आउट किया गया था और उनको प्रावधान के हिसाब से ये समझाया गया था। और गृहमंत्री अमित शाह ने जब ये तय किया कि ये बिल आएगा हाउस में, तो अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी उन दलों को अप्रोच करने के लिए जो कि NDA या इंडी ब्लॉक में नहीं है, जैसे YSR, BJD, AIADMK, कुछ इंडिपेंडेंट थे। और उसके लिए अलग अलग मिनिस्टर्स को लगाया गया था, जैसे उड़ीसा के लिए BJD से बात करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान और अश्वनी वैष्णव, ये इन दोनों नेताओं को लगाया गया था। तो इनके ऊपर बाकायदा जिम्मेदारी गई थी। और फ्लोर मैनेजमेंट का जो काम है, नंबर्स उनके पास NDA का ऑलरेडी थे, बावजूद इसके जो बीजेपी की कार्यशैली है उसमें वो संतुष्ट नहीं होते। वो ज़्यादा उनकी कोशिश ये रहती है कि हर जगह रीच आउट करके अपने राज्यसभा का थोड़ा क्लोज भी हो सकता था क्या? हाँ, क्लोज नहीं था, नंबर्स के हिसाब से तो एकदम था कि हम रहेंगे, लेकिन उनके काम करने का तरीका ही उन लोगों का ऐसा रहता है कि हर चीज़ में और ज़्यादा एफर्ट डालो और ज़्यादा एफर्ट डालो। और आपने देखा होगा सौरभ कि जिस प्रकार से वक्फ बिल के दरमियान अमित शाह की मौजूदगी थी, जैसे राज्यसभा में भी उनका इतना मौजूद रहना जरूरी, उनके मंत्रालय का मामला नहीं था। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से वो काम करते हैं कि जैसे हाउस से वो बाहर निकले तो पार्लियामेंट में जो उनका दफ्तर है वहां भी गए, तो वहां जाके वो आराम नहीं कर रहे होते हैं। वहां पे 8 अपॉइंटमेंट हैं जो कि पार्लियामेंट में जो उनसे मिलने वाले आए हुए हैं, अलग अलग विषय लेके उनके साथ मीटिंग चलेगी। फिर वहां से फिर सरकार के कोई अधिकारी आएंगे, वहां से फिर हाउस पे चलना है, तो वो फुल एनर्जी। और इन 2 दिनों में तो वही छाए रहे पूरी तरीके से। ठीक है, आपने बिल तो किरण रिजिजू की मिनिस्ट्री का था, लेकिन पूरा 14 घंटे 15 घंटे लोकसभा, क्योंकि उसमें मणिपुर वाला भी मामला भी आया था, और राज्यसभा में फिर 14 घंटे तो यहाँ बहस, इसी पर बहस चली है। पूरा टाइम
वो विजिबल थे, एक्टिव थे, बार बार इंटरवीन कर रहे थे। और सोचिए सौरभ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाईली डायबिटिक हो, अगर इस तरह से एफर्ट डाल रहा हो, इस तरह से मेहनत, वो रात में 2 बजे भी आप देखें मणिपुर पे जब वो बोल रहे हैं 2:30 बजे, तो उसी अंदाज में बोल रहे थे जैसे अभी नहा के आए हो सुबह 11 बजे, अभी सदन की कार्रवाई शुरू हुई हो। तो वो जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, वो फुल इन्वॉल्वमेंट रहता है, और सरकार के कामकाज हो या पार्टी के मसले को लेकर हो। जैसे तुरंत हाउस की बात होगी, सरकार के उसकी अगली बैठक हो जाएगी, गृह मंत्रालय के अधिकारी सब आए हुए, उनके साथ बैठक होगी। तीसरी बैठक आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कुछ नेता आए हुए हैं, बिहार के बीजेपी के नेता, बंगाल के बीजेपी के नेता, उनके साथ बातचीत करके वहाँ के संगठन की बात हो रही है। अभी उनके दौरे ही आप उठा के देखें, बिहार, अभी जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी जो विवाद खड़ा हुआ है, विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, उसको LG ने कर दिया, जबकि वो एकदम से नियम कानून के तहत है। अभी जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य नहीं है, उसके तहत केस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार एलजी के पास है, उसके तहत किया गया। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे जम्मू कश्मीर जब वो जाएंगे, उसके बाद वहां पे उस तरह की चर्चा होगी। तो फुल इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है अमित शाह का, और उस इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट ऐसा सामने। अच्छा, और ये भी कि ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ, मतलब वो इतने शार्प हैं जो इंटरवेंशंस उनकी हुई, जैसे दिग्विजय सिंह को कहा कि बोल दो, अभी आपने बताया ना, बोल दीजिए कि आपने नहीं कहा था कि आरएसएस पीछे है 26/11 के, अभी माइक पे बोल दो। या दिग्विजय सिंह ने जब कहा कि आप गृहमंत्री थे गुजरात राइट्स के 18 महीने की बात बना, मतलब उसमें बात कितनी माइन्यूट है। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं था उस वक्त, मैं 18 महीने बाद बना था। मैंने आज तक सौरभ नहीं देखा किसी भी ब्रीफिंग ऑफ रिकॉर्ड में या किसी बातचीत में कि अगर आप उनसे कोई फैक्ट्स पूछें और वो अपने अधिकारियों की तरफ मुंह दें। अच्छा, जैसे अभी जो क्रिमिनल लॉ आए थे, उनके लिए ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग रखी गई थी पार्लियामेंट में जर्नलिस्ट के साथ, इनके प्रावधानों को समझाने के लिए। होम सेक्रेटरी, बाकी दूसरे अधिकारी सब मौजूद रहते थे। कोई फैक्ट्स पूछा जाए, वो अधिकारी बुक निकाल के, नोट्स निकाल के देख रहे होते थे, इनकी जुबान पे होता था कि हाँ नहीं इसका ये प्रावधान, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, हर चीज़ एकदम से जुबान पे रहती। तो वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जो काम करते हैं उसमें अपना 100% इन्वॉल्व करते हैं, और उस कंडीशन में फिर आपका एक ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड माइंड हो जाता है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ में जब आप इन्वॉल्व होते हो तो फिर आपका जो ओपिनियन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहाँ पर उन बातों को लेकर फिर कोई कहेगा कि हाँ भाई ये किसी की सुनते नहीं, किसी की चीज़ नहीं करते, बट पार्टी के हिसाब से, पार्टी के फंक्शनिंग के हिसाब से, सरकार के कामकाज करने के तरीके को देखें आप। जैसे गृह मंत्रालय की हर फाइल पे सौरभ, मंत्री के तौर पे ये जरूरी नहीं है कि वो खुद सिग्नेचर करें, आप ऑन करते हो जब आप साइन करते हो, वो करते हैं हर फाइल। अच्छा, और कोई फाइल उनके यहाँ 1 दिन से अधिक नहीं लटक सकती। फाइल की जब वहाँ पे एंट्री होती है तो बाकायदा रजिस्टर मेंटेन होता है कि ये फाइल हमारे यहाँ कब आई और फिर कब निकली, उसका भी टाइम। और अगर उसमें डिले हुआ तो फिर अधिकारी से पूछाता है अपने स्टाफ से कि भाई ये कैसे हो गया। और मैसेजिंग, जब उन्होंने कहा किसी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे बिल, कैसे नहीं मानोगे, कानून है, भारत की मानना संसद का कानून है, मानना पड़ेगा, बाध्यकारी है, हर किसी पर मानना ही होगा। तो एक स्ट्रांग मैन की, बिल्कुल स्ट्रांग मैन। और जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, जब आप अपने काम में 100% देते हैं, तो आप 4 प्रोज और 4 कॉन्स को निकाल भी सकते हैं। तो जो देवेंद्र कह रहे हैं बड़े स्ट्रांग हेडेड हो जाते हैं, वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको पास के फायदे के बजाय दूर का नुकसान भी दिख रहा होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो पास के फायदे को देख के काम कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पास के फायदे के बारे में भी सोचते हैं और दूर का क्या नुकसान होने वाला है इसके बारे में भी सोचते हैं। तो मेरे ख्याल से एक एंकर जब अपने विषय की बहुत अच्छी पढ़ाई करे तो ऑब्वियस सी बात है सौरभ, वो शो बहुत अच्छा निकलेगा। ऐसे ही अगर एक मंत्री जिसको कई सारे काम करने हैं एक साथ, संगठन भी देखना है, सरकार भी देखनी है, मैनेजमेंट के कई अन्य साधनों को भी देखना है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको कई और तरह की चीजों की जरूरत भी लगती है। इसके अलावा आपको अपनी मिनिस्ट्री देखना है जो भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गृह मंत्रालय है। तो आपको कितना पढ़ाई, कितनी स्ट्रेंथ और कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से टाइम जब आप देते हैं तो उसका फर्क आपको दिखाई देता है। वो हाजिर जवाबी भी, पार्टी भी देखनी है, पार्टी भी देखनी है, सरकार भी देखनी है, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं सौरभ कि पार्टी पे पूरे तरीके से और उसी तरह से समय देते हैं जितनी पार्टी को जरूरत हो इनकी। और उसमें वैसे जैसे मतलब वैसी भूमिका है जब अध्यक्ष थे, इसमें कोई दो राय नहीं क्योंकि जो व्यक्ति अध्यक्ष बनना भी है पार्टी, जो व्यक्ति परफॉर्म करता है, जिसको समझ है, जिसको विषय की समझ है, जैसे कोई भी जटिलता आती है तो लोगों को क्या ध्यान आता है, 2 ही नाम, या तो पीएम साहब से पूछ लो या अमित शाह से पूछ लो। पीएम साहब के पास इतने सारे काम हैं कि हर व्यक्ति तुरंत उन सारे कार्य चीजों के लिए नहीं जा सकता, तो दूसरा नाम अमित शाह। वहाँ आप जाते हैं तो क्लैरिटी मिलती है, डिसीजन मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें जैसे अमित शाह के आप जितने स्पीच सौरभ देखे होंगे, किसी भी स्पीच में ऐसा होता है कि जिस विषय पे वो बोल रहे हैं उससे डिरेल हो जाए।
वो इस बात के आग्रही भी हैं। अब उसमें ऐसा हाल के दिनों में हुआ था, मतलब मुझे लगता है कि 1 साल हो गया होगा उस घटना के, किसी नेता को उन्होंने ये कहा कि अरे क्या स्पीच दे रहे थे आप, सब्जेक्ट जब ये था तो इस बारे में बोलना चाहिए, आप कुछ और बोल रहे हो। उस नेता को ये बात खराब लगी। अच्छा, अब इसका क्या जवाब भाई, क्योंकि ये खुद अमित शाह इस काम को करते हैं। इनकी वक्त की स्पीच शानदार थी। अभी वक्त किसी भी फैक्ट्स को छोड़ते ही नहीं भाई, किसी भी फैक्ट्स पे आप देखें, मणिपुर पे हो, जम्मू कश्मीर पे, किसी भी मसले पे सोचिए ना कि देश का गृह मंत्री ऐसा, कभी किसी ने सोचा होगा कि नक्सलवाद देश से खत्म हो जाएगा? और तो डेट दे के बता रहे हैं ना, हाउस में बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये एक डेट है जिसपे नक्सलवाद देश से खत्म। तो किस तरह से व्यक्ति जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। और हर तीसरे दिन खबर आने लगी है कि इतने नक्सली मारे गए, इतने सरेंडर हो गए। वो तो जिले कम होते जा रहे हैं। वो 150 से शुरू हुए थे और वो आके कुछ एक दर्जन 2 दर्जन में नहीं 3 या 4 जिलों तक, जिसमें आप हैवी आसपास के प्रभाव वहाँ है। के छत्तीसगढ़ के जिलों देख ले, 6 ज्यादा थे, से 2 खत्म खत्म हुए, 4 और बचे। और वो 4 तो के बकायदा आसपास डेट जिले दे के बता रहे हैं कि इस डेट पे नक्सलवाद खत्म अगले साल। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर नहीं खत्म हुआ, सोचिए आप हाउस में भी बोलते हो, बार बार बोल रहे हो। तो सौरभ 2014 के बाद हमने नरेंद्र मोदी का तो सर्च देखा, लेकिन बाद में बैटरी ऑफ लीडर्स का सर्च भी देखा। ये भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात है कि उधर अमित शाह हैं, उधर योगी हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस हैं, उधर नीचे साउथ से आपको अन्नामलाई दिख रहे हैं। ये भाजपा के लिए अच्छी है कि भाई इतने सारे लीडर्स को मेरिट दी जा रही है, उनको फ्री स्पेस दिया जा रहा है। और आप डिबेट क्या बची, बस इन दोनों में लड़ाई, बस यही डिबेट। अच्छी बात है ना, 2 बड़े, क्योंकि ये दो सबसे मतलब पार्टी और मैसेज के लेवल पर पॉपुलर एंड स्ट्रांग एंड प्रोमिनेंट, दोनों मेरिटोरियस, दोनों अपना सफलता से कर रहे हैं। तो ये प्रोमिनेंस, एक बैटरी ऑफ लीडर्स को भी प्रोमिनेंस मिला है 2014 के बाद से। अन्नामलाई का आपने नाम लिया, आज इस्तीफा हो गया उनका शायद ना। वो एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करने को लेके तो ये शर्त थी, ऐसा कहा जा रहा था आधिकारिक तौर पर, क्योंकि नहीं है तो हम लोग एकदम से ये बात को नहीं कह सकते। अन्नामलाई के लिए सरकार थोड़ी छोड़ेंगे वहां पे, उनको पता है डीएम की कितनी वो हो गई है, वहां पे कितनी कमजोर हो गई है, तो उनको एक उम्मीद लगती है। तो मेरे ख्याल से ये काफी पहले से तय था। इनफैक्ट एक शो में हम इस बात को डिस्कस भी कर चुके हैं। और तमिलनाडु में जैसे वो काम कर रहे हैं, जैसे गृहमंत्री अमित शाह का तमिलनाडु के लिए जो इन्वॉल्वमेंट है, अभी शिवरात्रि पे जहाँ वो गए थे, शिवरात्रि पूजन के लिए सिर्फ थोड़े ही गए थे वो, कोयम्बतूर गए थे शिवरात्रि, उसके अलावा भी सदगुरु वो सारी चीजें उस साथ में समय जैसे ही मिला, फिर आपकी राजनीतिक बैठक, सारी चीजें वो एकदम से उनके निशाने पे कि हाँ वहाँ पे आपको कैसे अच्छा करना है। और एक चीज और मैंने देखा है गृहमंत्री अमित शाह के पॉलिटिक्स में सौरभ, जीरो बटरिंग। अच्छा, उनके सिस्टम में आप उनकी चमचागिरी करें, जो कि राजनीति का बहुत सामान्य सी बीमारी होती है, टूल होता है, वो जीरो। जैसे ही कोई बटरिंग करने की कोशिश करेगा, उसको एक फटकार लगेगी और वो व्यक्ति कमरे से बाहर जाएगा। दूसरा, औपचारिकता में समय बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं, जैसे जन्मदिन है इनका, आप इनको फोन करें और जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, कोई मतलब नहीं, कट से फोन, उसके बाद वो कट होता है। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, काम की बात कीजिए, काम की बात कीजिए, पार्टी के वो कैसे। अच्छा, एंटी पार्टी बात तो आप सुन ही नहीं सकते। विचारधारा को लेके भी उतना स्ट्रांग लीडर कम होता होगा जैसे विचारधारा को लेकर जो जितने आग्रही हैं, बहुत ज्यादा। जैसे भारत माता, ये वो देश की संस्कृति, आप घंटों वो बात कर सकते हैं आपसे, घंटों हम लोगों से नहीं, बहुत जो प्रकांड विद्वान हैं उन लोगों के साथ। हम लोग तो सिर्फ सुनेंगे ही। जो प्रकांड विद्वान हैं, जो जितने साधु संत लोग हैं, उनके साथ जरा बैठा के देख लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको फील होने लगेगा कि साधु संत लोगों का इंटेक ज्यादा हो रहा है, आउटगोइंग कम है। कौन से राज्य की अभी कसक सबसे ज्यादा है इनमें कि यहाँ तो आना है? बंगाल एंड तमिलनाडु। बंगाल बातचीत का समझ में आता है कि वो एकदम से इनके निशाने पे है कि बंगाल और तमिलनाडु। क्योंकि एक बार मैं दिल्ली का सुनता था कि दिल्ली की कौन सी हार हुई थी राज्य की, तो उनकी उस समय उनके घर में शादी थी, अमित शाह के घर में। उन्होंने पूरी शादी को मतलब बिल्कुल लैकलस्टर कर दिया था कि इसमें बैंड नहीं बजेगा, इसमें ये नहीं होगा। घर वाले परेशान थे इनसे कि भाई आप शादी की। ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सर्वा काम सोचिए कैसे करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब थे तो त्रिपुरा गए थे ये, तब त्रिपुरा में बीजेपी कहीं नहीं थी, तो उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे गृहमंत्री अमित शाह अगरतला उतर रहे हैं और इनको रिसीव करने वाले 7 लोग थे मात्र। अच्छा, और सिर्फ 7 लोग। अब सोचिए स्टेट यूनिट क्या ही रही होगी। और उस व्यक्ति ने तब ये कहा कि अगले 2 साल में यहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी। कहाँ से वो कॉन्फिडेंस होगा, कहाँ से वो विजन होगा, किस तरीके से काम करना है, लौट के आया और वही हुआ। अगले 2 साल में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ का जो चुनाव था, सबको ही, हम सारे लोग तो यही कह रहे थे कि बीजेपी हार रही है। वहां जाके छत्तीसगढ़ के नेताओं को उन्होंने कहा कि जीत रहे हैं आप लोग, लगिए चुनाव। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, सारे एग्जिट पोल आ गए थे वो कि ओपिनियन पोल सब कह रहे थे हार रहे हैं। यूपी में जब सपा बसपा की सरकार गठबंधन हुआ था तो उत्तर प्रदेश के सारे नेता पस्त एकदम, किसी को भी समझ में आ रहा था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम, इस तरह की जो पुरानी बातें थी उन बातों को लेकर चर्चा होने लगी थी।
पहली बैठक इन्होंने की, और उस बैठक में कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार तो कमाल की पर्सनालिटी है अमित शाह और उनका काम करने का तरीका, उस पर आज बड़ी डिटेल में हमारी बात हुई है। और योगी और अमित शाह जी की तस्वीरें इनको बड़ी, बोला आप कह रहे थे कितने सुंदर लग रहे हैं साथ में, तो इसकी में उसमें भी कितनी हकीकत है, कितना फसाना कि दोनों के बीच में कोई जो है टग ऑफ वॉर चल रही है, इसके बारे में भी आज आपको पता लगा। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, दीपक जी बहुत शुक्रिया, शांतनु जी आपका।